नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर कुलदीप एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब परिवार में। इससे पहले वाली कक्षाओं में हमने यूजीसी नेट हिंदी का जो पाठ्यक्रम है उसकी पहली इकाई हिंदी भाषा और उसका विकास में भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण, इसके पश्चात प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में पाली और प्राकृत के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। आज की इस कक्षा का हमारा जो मुख्य विषय है वो अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी की विशेषताएं और समानताएं हैं। इसके साथ साथ हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि अलग अलग विद्वानों के अनुसार अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी के बारे में जो विचार है वो क्या क्या है। जो विद्यार्थी पहले से ही नेट की तैयारी कर रहे हैं उनकी अब जो जून में परीक्षा होने वाली है वो विद्यार्थी भी ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है क्योंकि उनको ये भी लगेगा कि हमारी जो तैयारी अभी बहुत आगे निकल गई है, ये पहले इकाई हमने पढ़ रखी है। हो सकता है आपसे कोई एक आधा ऐसा प्रश्न छूट जाए जो आपकी परीक्षा में आ जाए, वो आपने ना पढ़ा हो, वो इस वीडियो में आपको मिल सकता है। उनके लिए एक बात और कहना चाहता हूं कि इसके साथ साथ मैं आपकी परीक्षा से पहले कुछ ऐसे वीडियोज बनाना चाहता हूं जो आपके लिए भी लाभदायक हों। एक बार फिर से उन विद्यार्थियों के लिए कहना चाहता हूं जो ये सोच रहे हैं ये कक्षाएं केवल नेट जेआरएफ के लिए हैं। नेट जेआरएफ के लिए इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आपकी जो पहली इकाई है नेट के पाठ्यक्रम की हिंदी भाषा और उसका विकास, इस इकाई में से 3 या 4 प्रश्न ही आते हैं। इसके अलावा जो भी शिक्षक भर्तियां होती हैं, चाहे वो किसी भी राज्य की हो, हिंदी विषय से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं, स्टेट है, रीट है, यूपी टेट है, इसके अलावा हो सकता है यूपीएससी से संबंधित भी जो आप परीक्षाएं दे रहे हो, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी के बारे में। सर्वप्रथम आप ये देखो, अपभ्रंश जो शब्द है वो किस प्रकार से व्युत्पन्न हुआ है। अपभ्रंश में जो अप है वो उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग जो शब्द के आगे लगते हैं और शब्द के जो पीछे लगते हैं उनको हम प्रत्यय कहते हैं। अप धन भ्रंश, मैं ये जो धन बोल रहा हूं ये जमा इसी को बोल रहा हूं, ध्यान रखना है। अप धन भ्रंश, धन घय, इस प्रकार से इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है पतन या भ्रष्ट। अगर आप इसको साहित्यिक या भाषिक दृष्टि से देखोगे, जो प्राकृत भाषा है उसका परवर्ती रूप ही अपभ्रंश है। प्राकृत जो इससे पहले की भाषा है, प्राकृत भाषा का परवर्ती जो रूप होता है वही अपभ्रंश भाषा है। अपभ्रंश भाषा है। अब बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे जो मैं परवर्ती बोल रहा हूं वो ऐसे नहीं लिखा जाएगा। आप जो सोच रहे हो परवर्ती नहीं, वो प्रवृत्ति होता है। यहाँ पे ध्यान रखना, प्रवृत्ति अर्थात विशेषताएं, और ये वाला जो प्रवृत्ति होता है ये बाद का उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो प्राकृत भाषा का जो प्रवृत्ति रूप है वही अपभ्रंश भाषा है। आप इस प्रकार से भी कह सकते हो, प्राकृत भाषा का जो विकसित रूप है वही अपभ्रंश है। अब आप इसकी समय सीमा देखो, लगभग विद्वानों ने इसकी जो समय सीमा है अपभ्रंश भाषा की वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य मानी। 1000 ईस्वी के बीच में इसका समय माना है। अपभ्रंश के जो नाम है बहुत सारे विद्वानों के द्वारा अलग अलग दिए गए हैं। इसको अवहंस भी कहा गया है, इसके साथ में अवहत भी कहा गया है। एक विद्वान कहते हैं ये आभीरी है, आभीर, आभीरोक्ति भी कहा गया है, आभीर उक्ति। इसके अलावा देशी भाषा, देशी
भाषा और ग्रामीण भाषा भी इसके लिए नाम प्रयुक्त हुए हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो अलग अलग विद्वानों ने अपभ्रंश भाषा के अलग अलग नाम सुझाए हैं। ये तो थे इनके नाम। अब हम देखते हैं अपभ्रंश का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो हमें कहाँ मिलता है। एक विद्वान हुए हैं आचार्य व्याधि। आचार्य व्याधि, इनके ग्रंथ का नाम है लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह। अभी ये जो ग्रंथ है वो प्रामाणिक रूप से उपलब्ध, यानी कि ये ग्रंथ अभी उपलब्ध नहीं है। इस ग्रंथ के बारे में हमने भर्तृहरि के द्वारा पता चला है। भर्तृहरि का एक ग्रंथ है, उसका नाम है वाक्यपदियम। अब यहां आप ये देखो, जो अपभ्रंश शब्द है इसके बारे में सबसे पहले जो बताया है वो व्याधि ने बताया है। जो ये आचार्य व्याधि हैं, इनके ग्रंथ के माध्यम से इन्होंने बताया लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह में। अब आप सोचोगे ग्रंथ ही उपलब्ध नहीं है तो हमें कैसे पता चला। इस ग्रंथ के बारे में आचार्य जो भर्तृहरि हुए हैं ना, इन्होंने अपने ग्रंथ में चर्चा की है वाक्यपदियम में। हमारे पास ये वाला ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, किंतु आचार्य भर्तृहरि ने इस ग्रंथ को पढ़ा होगा, तभी इस ग्रंथ के माध्यम से इन्होंने इसके बारे में चर्चा की है कि आचार्य व्याधि ने अपभ्रंश के बारे में क्या कहा। तो आचार्य व्याधि ने क्या कहा था वो देखो। अब जो संस्कृत का मानक रूप होता है, मानक का अर्थ होता है स्टैंडर्ड, उससे हट जाना, उससे जैसे पथ भ्रष्ट हो जाना, इसी प्रकार से संस्कृत के जो भी शब्द हैं संस्कार च्युत, पहला तो इसने ये कहा है व्याधि ने संस्कार च्युत, यानी कि इसका अर्थ होता है संस्कार से अलग हो जाना, हट जाना, ठीक है। और दूसरा इन्होंने जो अर्थ बताया है वो बताया है अशुद्ध। जो भी अशुद्ध शब्द हैं वो इनकी नज़र में अपभ्रंश भाषा में है। तीसरा एक और बताया इन्होंने भ्रष्ट। जिस प्रकार से हम यहाँ तो भाषा की बात कर रहे हैं, इंसान अपनी इंसानियत से गिर जाए, उसमें मानवता ना रहे, हो सकता है वो कोई रिश्वत ले रहा हो, कोई ऐसा घिनौना काम कर रहा है, ताकि हम उसको इस प्रकार से बोलते हैं ये इंसान बहुत ज़्यादा भ्रष्ट है। उसी प्रकार से आचार्य व्याधि की नज़र में जो अपभ्रंश भाषा है वो भ्रष्ट थी, अशुद्ध थी और संस्कार च्युत थी। तो इसके पश्चात में अब हम बात करते हैं प्रामाणिक रूप से हमें इसके बारे में जो पता चला है। प्रामाणिक का अर्थ होता है जो सबूत के साथ, तथ्यों के साथ हमें पता चला है, तो वो है महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि का नाम सबने सुना होगा। अगर महर्षि पतंजलि के बारे में नहीं सुना होगा तो बाबा रामदेव के बारे में अवश्य सुना होगा। बाबा रामदेव का जो पतंजलि योगपीठ है, जितने भी वो प्रोडक्ट बेचते हैं वो पतंजलि के नाम से ही हैं, और हरिद्वार में उनकी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो आप यहाँ देखो, ये जो महर्षि पतंजलि हैं इनका ग्रंथ है महाभाष्य। ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। महाभाष्य में इन्होंने ये जो अपभ्रंश है इसको क्या कहा, इन्होंने कहा अपशब्द। अपशब्द। अब आपको ये देखना है, शुरुआत में आचार्य व्याधि ने जो कुछ भी कहा वो हमारे पास प्रमाण नहीं है, उसके बारे में भी हमें भर्तृहरि के माध्यम से पता चला। उसके बाद में प्रामाणिक रूप से जो पता चलता है कि अपभ्रंश भाषा के बारे में महर्षि पतंजलि ने अपने ग्रंथ महाभाष्य में अपभ्रंश को एक प्रकार से अपशब्द की संज्ञा दी है। अपशब्द, जैसे हम बोलते हैं ना कोई हमें गाली दे रहा है तो वो अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है, उसी प्रकार से जो गालियां होती हैं वही आप कह सकते हो महर्षि पतंजलि के नज़र में अपभ्रंश भाषा थी। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं।
अपभ्रंश प्राकृत आभास जो हिंदी में रचना होने का हमें पता चलता है वो लगभग विक्रम की 7वीं सदी से पता चलता है। 7वीं सदी में पता चलता है। अब यहाँ आपको ये पता चल गया होगा कि विक्रमी जो संवत होता है वो क्या होता है। हिंदी साहित्य इतिहास की शुरुआत में ही आपने पढ़ा होगा, ये जो विक्रमी संवत होता है ये सन से हमेशा 57 वर्ष आगे चलता है। 57 वर्ष आगे चलता है। जैसे मान के चलो अभी 2023 सन चल रहा है, अगर आप इसमें विक्रमी संवत निकालोगे तो जमा 57 और कर दो, कितना हो जाएगा आपका 2080। इस प्रकार से अभी विक्रमी संवत के हिसाब से 2080वां साल चल रहा है। तो अब आप आगे देखो, इसका जो प्राचीनतम प्रयोग किया गया था, हम बात कर रहे हैं अपभ्रंश की। आप यहाँ ध्यान रखो, अपभ्रंश का जो प्राचीन प्रयोग हुआ था, आपने नाम सुना होगा आचार्य भरत मुनि का। आचार्य भरत मुनि का। इससे पहले वाली जो कक्षा थी मैं पाली और प्राकृत भाषा के बारे में समझा रहा था, उस समय भी आचार्य भरत मुनि का नाम आया था। जो संस्कृत में रस संप्रदाय है उनके प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम प्रयोग किया था अपभ्रंश का, और अपने नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश का जो उन्होंने नाम दिया था वो दिया था विभ्रष्ट। विभ्रष्ट नाम दिया था आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश का। इसके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिसको आप कह सकते हो हिंदी साहित्य इतिहास की रीढ़ की हड्डी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने बताया जो धारसेन द्वितीय हैं, कई पुस्तकों में इसका नाम धरसेन लिखा हुआ मिलेगा, कई जगह पे धारसेन लिखेगा, क्योंकि मैं आपको जो कुछ भी अब बता रहा हूँ एक प्रामाणिक पुस्तक है। ये जो पुस्तक अभी मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें डॉक्टर विवेक शंकर, नाम ध्यान रखना आपको, डॉक्टर विवेक शंकर, आप भी ये पुस्तक खरीद सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छी पुस्तक है, डॉक्टर विवेक शंकर, और पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य। डॉक्टर विवेक शंकर जो अभी फिलहाल कोटा राजस्थान में प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हैं, उन्होंने लगभग 6 पुस्तकें जो लिखी हुई हैं, बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं। जो आपकी हिंदी साहित्य है, ये जो मैं आंकड़े यहाँ बता रहा हूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ये उन्हीं की पुस्तक से मैंने उठाया है। तो ये पुस्तक आप खरीद सकते हो, बहुत ज़्यादा लाभदायक है यूजीसी नेट के लिए खासकर, तो इस पुस्तक आप ध्यान रखना। तो यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो धारसेन द्वितीय हैं, एक राजा हुआ करते थे धारसेन द्वितीय, उनके जो शिलालेख हैं, शिलालेख के अंदर जो भी जिक्र हुआ है वो अपभ्रंश भाषा का है। ये किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसके बाद में एक विद्वान और हैं, पिछली कक्षा में भी हमने बात की थी, किशोरी दास वाजपेयी। उनके ग्रंथ का नाम हिंदी शब्दानुशासन, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें इन्होंने अपभ्रंश भाषा को निर्णय की भाषा का, निर्णय की भाषा कहा है, क्योंकि अपभ्रंश भाषा में निर्णय का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता था और नय के स्थान पे वो हमेशा निर्णय का ही प्रयोग करते थे। नय के स्थान पे निर्णय का, जैसे हमारे हरियाणा में होता है, हम खाना को खाना बोलते हैं, पानी को पानी बोलते हैं। इसी प्रकार से जो हमारे हिंदुस्तान का पश्चिमी हिस्सा है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यहाँ जो अपभ्रंश भाषा है उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। उसी के कारण आज के दिन भी हमारे ऊपर यही प्रभाव साफ साफ देखा जाता है कि जो पढ़े लिखे विद्वान भी होते हैं वो भी लगभग ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करते हैं, पानी, खाना। तो आप समझ गए होंगे निर्णय का प्रयोग लगभग अपभ्रंश भाषा में होता था। ये किशोरी दास वाजपेयी ने हमें बताया है। इसके अलावा
दो विद्वान हैं, एक तो हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, हिंदी भाषा के दोनों बहुत बड़े विद्वान हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। इसके अलावा डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, उदय नारायण तिवारी, ये दोनों हिंदी भाषा के बहुत बड़े विद्वान कहे जाते हैं। इन्होंने अपभ्रंश भाषा के बारे में बताया है कि सबसे पहला जो नाम हमें प्राप्त हुआ है अपभ्रंश भाषा का, वो भाषिक रूप में देखेंगे तो चंड नाम के एक विद्वान हुए हैं। इनकी पुस्तक का नाम था, इनके ग्रंथ का नाम था प्राकृत लक्षण, प्राकृत लक्षण। इनकी नज़र में देखो, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, इन्होंने कहा है अगर आप इसको भाषिक दृष्टि से देखोगे तो चंड नाम के एक व्यक्ति हुए हैं, उनका ग्रंथ है प्राकृत लक्षण। इसमें हमें सबसे पहला नाम दिखाई देता है अपभ्रंश भाषा का। तो ये है भोलानाथ तिवारी और उदय नारायण तिवारी का मत। एक विद्वान और हैं आचार्य दंडी, जो संस्कृत में आपने सुना होगा, जिन्होंने अलंकार के बारे में जब उनसे पूछा गया अलंकार की परिभाषा, तो उन्होंने बताया था काव्य शोभाक्रांत धर्मान अलंकार प्रत्यक्षते। ये उन्होंने परिभाषा दी थी अलंकार के लिए, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध पंक्ति है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। इन्होंने जो अपभ्रंश के बारे में अपने विचार दिए हैं, इन्होंने अपभ्रंश भाषा को आभीर नाम दिया है। जो मैंने शुरुआत में आपको बताया ना, आभीर, आभीरोक्ति, ये जो आचार्य दंडी हैं, आचार्य दंडी, ये भी संस्कृत के विद्वान हैं। इन्होंने अपभ्रंश का जो नाम दिया था वो था, अभी मैंने आपको बताया था, आभीर। आभीर नाम की जो संज्ञा अपभ्रंश को मिली है वो आचार्य दंडी के अनुसार मिली है। अब हम बात करेंगे अपभ्रंश भाषा की जो समय सीमा है, अलग अलग विद्वानों ने किस प्रकार से दी है। डॉक्टर हरदेव बाहरी, ये भी बहुत बड़े भाषाविद हैं, हरदेव बाहरी, इन्होंने कहा है कि 7वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य अपभ्रंश भाषा का स्वर्णकाल रहा है। इसके अलावा डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी, इसके अलावा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास या फिर हिंदी भाषा से संबंधित पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, ये भी बहुत बड़े विद्वान हैं। इन्होंने इसकी समय सीमा 6ठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी मान ली, 6ठी से 11वीं शताब्दी। आपको यहाँ ये बात भी ध्यान में रखना है, जैसे हम शताब्दी की बात करते हैं तो आप जैसे 500 से लेकर के 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश भाषा है, तो 501 से प्रारंभ हो जाएगा 599 तक, क्या होगा वो, 6ठी शताब्दी होगा। क्या होगा, 6ठी शताब्दी। 500 से 600 के मध्य 6ठी, 600 से 700 के मध्य 7वीं। अभी कौन सी चल रही है, 2023 सन हमारा चल रहा है, हम चल रहे हैं 21वीं शताब्दी में। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं अपभ्रंश भाषा के जो अलग अलग विद्वानों ने भेद बताए हैं वो किस प्रकार से हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने पहले ही लिख लिया है, मैं जल्दी जल्दी इनको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे अपभ्रंश के भेद। नामी साधु, जो पिछली बार भी हमने इसके बारे में पढ़ा था, नामी साधु जो विद्वान है इन्होंने 3 भेद किए हैं। कौन कौन से 3 भेद हैं अपभ्रंश के? पहला है उपनागर, आभीर, ग्राम्य। ये जो कुछ भी मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ साथ साथ नोट करते रहना। अगला जो मार्कंडे है, मार्कंडे नामक जो विद्वान है,
इन्होंने 3 भेद किए हैं, नागर, उपनागर, ब्राह्मण। आपको यहाँ ये समझना होगा, जो नागर है वो गुजराती भाषा के संबंध में, गुजराती बोली के संदर्भ में है, क्योंकि नागर गुजरात से ही जुड़ा हुआ है। और जो उपनागर है वो आपकी राजस्थानी बोली के संदर्भ में है, और ब्राह्मण आपका पंजाबी बोली के संदर्भ में। अब आपको समझ में आ गया होगा, नागर, उपनागर, ब्राह्मण ये सब क्या हैं? गुजराती, राजस्थानी और पंजाबी, इनके संदर्भ में ये भेद हैं। डॉक्टर नामवर सिंह को देखने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ था जब मैंने दिल्ली में एक सेमिनार किया था, उसमें भाग लिया था। तब मैंने डॉक्टर नामवर सिंह को देखा था। ये बहुत बड़े विद्वान रहे हैं हिंदी साहित्य में। इन्होंने केवल 2 ही भेद किए हैं बिल्कुल आसान से, एक पूर्वी है, एक पश्चिमी है। पूर्वी की हम बात करेंगे तो खासकर जैसे उत्तर प्रदेश के उस तरफ के इलाके, बिहार है, उस तरफ जो आपकी भाषाएं हैं उनके बारे में। और पश्चिमी की बात करेंगे तो जैसे हमारी राजस्थानी है, गुजराती है, पंजाबी, हरियाणवी, हम इनकी बात करते हैं। धीरेन्द्र वर्मा ये भी बहुत बड़े हिंदी साहित्य और भाषा के विद्वान हैं। इन्होंने 5 भेद किए हैं। मैं पिछली कक्षा में आपको बता रहा था ना, एसपी मैम, वो वाला फार्मूला इस पे लगता है। जैसे आप यहाँ देखो, एसपी मैम, एस से शोषणी, पी से पैसाची, एम से मागधी, ए से अर्धमागधी और अगले एम से महाराष्ट्री। इस प्रकार से ये आपका जो ट्रिक है, फार्मूला आपको ध्यान रखना है। ये आपके प्राकृत के भेद और अपभ्रंश के भेद आप इस ट्रिक से समझ सकते हो। धीरेन्द्र वर्मा के बाद में हम देखेंगे अपभ्रंश भाषा की जो विशेषताएं हैं। सबसे पहले ध्वनिगत विशेषताएं हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो आप यहाँ देखो, प्राकृत की सभी ध्वनियाँ अपभ्रंश में विद्यमान हैं। प्राकृत भाषा में जो ध्वनियाँ हमने पढ़ी थी कि उसमें एक विद्वान आते हैं, वो कहते हैं कि 8 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। अगले विद्वान आते हैं जिनका नाम मोगलान था, 10 स्वर बताए उन्होंने और 33 व्यंजन बताए। किंतु यहाँ आप देखो, स्वर की संख्या 10 बताई है और व्यंजन की संख्या, जो उदय नारायण तिवारी है, भोलानाथ है भाषाविद, उन्होंने इनमें 30 व्यंजन की संख्या बताई है। तीसरी इसकी जो मुख्य विशेषता है, रीड ध्वनि सिर्फ लेखन में थी, उच्चारण में नहीं थी। ये वाली जो रीड ध्वनि है यहाँ आकर के लगभग खत्म हो गई है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी लड़कियों का नाम ऋतु होता है, ऋतु। तो पहले ऐसे ऋतु लिखा जाता था, जैसे ही अब अपभ्रंश में आ गए तो ये ऋतु इस री की जगह है ऐसे हो गया। ये कुछ बदलाव थे, ऋचा, ऋषभ, इनमें। अगली जो विशेषता है, उकार की प्रधानता थी। जैसे हर शब्द में हम ऊ की जो मात्रा है वो लगाए, काम को कामू बोले, एक को एकू बोले, ठीक है। तो इसी प्रकार से उकार इसमें प्रधान है। प्राकृत भाषा में भी आपने देखा था, श और श के स्थान पे स का प्रयोग होता था, इसमें भी ऐसा ही है। इसके अलावा लिंग, छठी जो मुख्य विशेषता है, मैं पिछली कक्षा में आपको बता रहा था, जो संस्कृत में 3 लिंग होते थे। पहला कौन सा था? स्त्रीलिंग। और उसके पश्चात यहाँ मैंने पिछली बार गलती की थी, वो आप सुधार कर लेना। वो गलती ये थी, मैंने जो ये बिंदु थी स पर लगाई थी, ये आएगी आपकी पै के ऊपर, नपुंसक लिंग। और तीसरा आपका था पुल्लिंग। इसी प्रकार से प्राकृत में भी यही था, लेकिन संस्कृत में 3 लिंग थे। जैसे ही प्राकृत में अपभ्रंश में आते हैं तो ये वाला जो लिंग है नपुंसक लिंग, वो हट जाता है, ठीक है। वचन की बात करेंगे, संस्कृत में 3 थे, यहाँ एक वचन और द्विवचन, और जो बहुवचन है उसमें से द्विवचन को हटा दिया गया है। एक वचन, बहुवचन, 2 ही वचन आपके बचे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है। संस्कृत, पाली और प्राकृत जो भाषाएं थी वो संयोगात्मक भाषाएं थी। आप यहाँ देखो, संयोगात्मक, जैसे ही अपभ्रंश भाषा आती है वो वियोगात्मक हो जाती है।
संयोगात्मक से वियोगात्मक। अब आप ये समझो कि संयोगात्मक और वियोगात्मक होता क्या है। जैसे आपने श्रृंगार रस में पढ़ा होगा, सुना होगा, श्रृंगार रस के दो पक्ष होते हैं, संयोग मिलना, वियोग बिछड़ना। उसी प्रकार से यहाँ देखो संयोग और वियोग का अर्थ क्या है। संस्कृत, पाली और अपभ्रंश भाषा में विभक्तियों का प्रयोग होता था। जैसे आपने संस्कृत में विभक्तियां पढ़ी होंगी, तो जो विभक्तियां थी इसलिए यहाँ पे संयोगात्मक है। और जैसे ही विभक्तियों का स्थान परसर्ग ने ले लिया है, परसर्ग, परसर्ग, ये हैं कारक के जो चिन्ह आपने देखे होंगे, कर्ता, ने, कर्म, करो, कर्ण से, का, के, इस प्रकार से ये जो परसर्ग हैं इनकी वजह से ये संयोगात्मक से वियोगात्मक हो गई। अगर आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए कि अपभ्रंश भाषा का जो स्वभाव है, अपभ्रंश भाषा की जो प्रकृति है वो कैसी है, तो आपको बताना है वियोगात्मक। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हिंदी की जो प्रकृति है, हिंदी का जो स्वभाव हो कैसा है, वो भी वियोगात्मक ही है, क्योंकि हिंदी में भी विभक्ति नहीं है, परसर्ग है। तो ये आपको कुछ विशेषताएं यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं अवहट और पुरानी हिंदी की। अवहट जो भाषा है उसकी समय सीमा 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी के मध्य मानी जाती है। अपभ्रंश के बाद में बहुत सारे विद्वान या फिर विद्यार्थी तो इनको एक ही समझते हैं। वैसे देखा जाए तो इनमें लगभग समानताएं ही हैं। प्रश्न भी पूछे जाते हैं तो समानताओं से संबंधित पूछे जाते हैं, असमानताओं से संबंधित प्रश्न यहाँ नहीं आते, अर्थात विषमताएं यहाँ पे ना के बराबर हैं। तो आइए अब ये देखो कि अवहट जो है इसकी समय सीमा 900 से लेकर के 1100 ईस्वी बताई जाती है। सर्वप्रथम जो प्रयोग है आपने सुना होगा, वर्ण रत्नाकर, ज्योतिश्वर ठाकुर का जो ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर, उसमें अवहट भाषा के बारे में हमें पता चलता है। उसके बाद में एक ग्रंथ है संदेश रासक अदहमान का। अगर आपने ये नाम आपको नहीं समझ में आया हो तो इनका एक नाम और है अब्दुर रहमान, इनको ही अदहमान कहा जाता है। संदेश रासक अब्दुर रहमान के द्वारा लिखा गया था। अब्दुर रहमान पहले ऐसे मुस्लिम व्यक्ति हैं जिन्होंने देशी भाषा का प्रयोग करते हुए संदेश रासक ग्रंथ लिखा। ये जो ग्रंथ है वो धर्म से प्रेय है, किसी भी धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये ऐसा पहला ग्रंथ है। इसके पश्चात कीर्तिलता जो विद्यापति हैं, आदिकाल के बहुत बड़े कवियों में से एक, उन्होंने कीर्तिलता कीर्तिपता का अवहट भाषा में ही लिखा है। इसके पश्चात आप देखोगे, हम बात कर रहे हैं अब पुरानी हिंदी या परवर्ती अपभ्रंश की। परवर्ती अपभ्रंश में जो सबसे पहले हम नामकरण की बात करेंगे तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अपने नाम सुना होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो एमए के विद्यार्थी हैं, उसने कहा था, कहानी जरूर पढ़ी होगी, 1915 में लिखी गई थी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। इन्होंने ही आप कह सकते हो पुरानी हिंदी का आविष्कार किया। पहली बार जो पुरानी हिंदी का नाम दिया वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा ही दिया गया है। और इसी को आप परवर्ती अपभ्रंश भी कह सकते हो। अपभ्रंश के बाद में अवहट, अवहट के बाद में आपकी पुरानी हिंदी। ये जो इसका आप शुरुआती जो प्रयोग है वो नाथ और सिद्धों की भाषा में देख सकते हो। हाँ, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि यहाँ नाथ और सिद्ध आ गया है, नाथ की संख्या कितनी थी? हिंदी साहित्य में बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। और एक है सिद्धों की संख्या कितनी है? सिद्धों की संख्या। ये आपके दो प्रश्न हैं जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है। पहला है नाथों की संख्या, दूसरा है सिद्धों की संख्या कितनी है। आगे देखो, नाथ सिद्धों के साहित्य से होते हुए जो भाषा है वो दक्षिणी हिंदी की तरफ बढ़ती है। और दक्षिणी हिंदी के पश्चात ही हमारी जो हिंदी है उसका विकास होता है। तो इस प्रकार से ये अवहट और पुरानी हिंदी थे। अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में समझाने का प्रयास करूँगा।
जैसे ही आगे वाली जो वीडियो आती जाएंगी उनमें थोड़ी थोड़ी बातें जो रह गई वो समझा दूंगा। अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी के अंदर जो समानताएं हैं, हम विषमताओं की बातें नहीं करेंगे क्योंकि वो तो ना के बराबर हैं। जो समानताएं हैं, परीक्षा में भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके बारे में सिर्फ 2 या 3 मिनट और धैर्य बनाए रखो। अंत में हम जल्दी जल्दी अब इनकी जो समानताएं हैं उनके बारे में और देख लेते हैं। अपभ्रंश, अवहट, पुरानी हिंदी, तीनों को यहाँ लिख दिया है। इसके पश्चात आप ये देखो कि इनकी जो प्रमुख समानताएं सिर्फ मैंने वही लिखी हैं। स्वर की संख्या 10, व्यंजन की संख्या 30 जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी। ऐसे ही अवहट में है, ऐसे ही पुरानी हिंदी में, इनमें कोई बदलाव नहीं है। इसके पश्चात ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है अ और अव, ये यहाँ अपभ्रंश में नहीं थे, ये अवहट में आ गए। और जैसे ही पुरानी हिंदी आती है अ और अव का ज़्यादा प्रयोग होने लगा। इसके पश्चात आप री की बात कर रहे हो, ये जो आपका ऋषि वाला री होता है ये अनेक उनमें अर्थों में प्रयुक्त होने लगा। जैसे री का ए बना दिया, कृष्ण को ये कन्है बोलते थे, कृष्ण को कन्है, जैसे आपने सुना होगा कान्ह, ठीक है। उसी प्रकार से री का जो प्रयोग है ई के रूप में भी होने लगा। ये जो ऋण था ये ऋण हो गया। फिर री का प्रयोग ए के रूप में भी होने लगा, गृह का गेह बन गया। इसी प्रकार से अवहट में, इसी प्रकार से पुरानी हिंदी में री का जो रूप था वो बदलता चला गया। ट वर्ग की बहुल, ट वर्ग बहुत ज़्यादा मात्रा में अपभ्रंश, अवहट, पुरानी हिंदी तीनों में ही प्रयुक्त होने लगा। ण, अपभ्रंश को किशोरी दास वाजपेयी ने ण की भाषा इसलिए कहा है क्योंकि अपभ्रंश में ण का प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था। यहाँ जो ये ण दिख रहा है आपको, ये बहुत बड़ी विशेषता है इसकी। इसके अलावा अवहट में भी आपको ण दिखाई देगा, किंतु जैसे हम पुरानी हिंदी में पहुँचते हैं, पश्चिमी दिशा की बात करेंगे तो ण ही बोल रहे हैं, और पूर्वी दिशा की बात कर रहे हैं जैसे बिहार है आपका, उत्तर प्रदेश है, तो वहाँ न बोलते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ी देर पहले मैं खाना पीना पानी इस प्रकार का जो जिक्र कर रहा था वो यही पश्चिमी दिशा की बात है। तो इसके बाद में द्वितीय कर्ण का प्रयोग देखो आप। द्वितीय कर्ण पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, जैसे कर्म है तो इसका कम बन गया, कर्म को अपभ्रंश में कम कहते थे, चक्र को चक कहते थे, लेकिन जैसे ही अवहट में पहुंच गए कम को काम कहने लगे। अभी भी हम काम ही कहते हैं हिंदी में भी, धम को धाम कहने लगे, ठीक है। इसी प्रकार से पुरानी हिंदी में काम और धाम है। लिंग वचन के बारे में, संस्कृत के जो लिंग और वचन थे 3-3 वो यहाँ कम हो गए एक एक। तो अब इनकी जो संख्या है, अपभ्रंश में भी 2 लिंग और 2 ही वचन है, अवहट में भी 2 लिंग 2 ही वचन है, पुरानी हिंदी में भी 2 वचन 2 ही लिंग है। आज के दिन जो हम हिंदी पढ़ते हैं उनमें भी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक वचन, बहुवचन सिर्फ 2 ही हैं। एक और है शब्दगत जो विशेषता है, जो समानता है। तो यहाँ आप देखोगे तत्सम जो शब्द थे संस्कृत के वो बदल गए हैं, वो तद्भव, यानी कि तद्भव शब्दों की जो इसमें थी वो भरमार थी। तद्भव के साथ साथ आप देखोगे जो परवर्ती अपभ्रंश है उनमें देशज और विदेशज शब्दों का भी प्रयोग होने लगा। विदेशज का इसलिए प्रयोग होने लगा क्योंकि बहुत सारे अरबियन कंट्री से, आप कह सकते हो बाहरी जो मुस्लिम आक्रमणकारी यहाँ आने लगे, वो अपने साथ अपनी भाषा को भी ले आए, तो विदेशी शब्दों का प्रयोग भी इस समय होने लगा था अपभ्रंश का जो प्रवर्ती भाग है उसमें। और इसी प्रकार से अवहट पुरानी हिंदी में भी तद्भव, देशज और विदेशज शब्दों का प्रयोग बहुत ज़्यादा होने लगा था। एक बात बताने में भूल गया था, ये जो आपकी अवहट है, भोलानाथ तिवारी ने अवहट और अपभ्रंश को एक ही भाषा माना है। आज की कक्षा का समापन यही होता है। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं अगले विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।